brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हाल के वक्त में पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी, बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, जिनको टीवी पर हज़ारों लाखों लोगों ने लाइव भी देखा। लेकिन शायद असम के अलावा अगर मैं बात करूं देश के बाकी हिस्से का, किसी ने सोचा नहीं था कि एक शख्स की मौत पर एक पूरा राज्य, एक पूरा शहर यूं उमड़ पड़ेगा। तस्वीरें देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस शख्स से लोग कितना प्यार करते थे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं इस कहानी को शुरू करने से पहले। ये तस्वीरें जुबीन गर्ग के लास्ट राइट्स यानी कि फ्यूनरल से पहले की तस्वीरें, अंतिम संस्कार से पहले की तस्वीरें। इसमें लोगों के हुजूम को देखें, जन सैलाब को देखें। मतलब भीड़ ऐसी कि जहाँ तक नज़र जाए शायद कैमरा भी पूरी तरह से उस भीड़ को कैद नहीं कर पा रहा था। लोगों की ऐसी दीवानगी, लोगों का ऐसा प्यार अपने चहेते सितारे के लिए, अपने चहेते सिंगर के लिए हाल के वक्त में देखने को नहीं मिला। और इसीलिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक डेटा दिया है जिसके हिसाब से ये पूरी दुनिया की चौथी लार्जेस्ट गैदरिंग थी किसी लास्ट राइट्स पर, यानी किसी के आखिरी सफ़र पर या अंतिम संस्कार पर पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भीड़ जुटी, उनमें से चौथे नंबर पर थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहले नंबर पर जिस शख्स की मौत पर पूरा शहर या राज्य टूट पड़ा था, वो तमिलनाडु के पहले चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था CN अन्नादुरई। CN अन्नादुरई की मौत 1969 में हुई थी और वो पहले तमिलनाडु के CM थे। उनकी मौत पर लाखों लोग रोए और उसमें शामिल हुए। दूसरी ऐसी भीड़ या दूसरे ऐसी लास्ट राइट या फ्यूनरल पर जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो रिकॉर्ड में है, वो है आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। 1989 ईरान के पहले रिलीजियस लीडर आप कहें, इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान का जन्म हुआ एक इस्लामिक स्टेट के तौर पर, तो उसके जो पहले लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, उनकी मौत पर ये दूसरा इंसिडेंट था। तीसरा इंसिडेंट था कासिम सुलेमानी। ये भी ईरान के जो कुछ वक्त पहले एक इजरायली अटैक में मारे गए जिसमें लोगों का हुजूम था। तो अन्नादुरई, आयतुल्लाह खुमैनी और उसके बाद कासिम सुलेमानी, 3। चौथे नंबर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से जुबीन गर्ग की आखिरी सफ़र पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ था। ये तो आखिरी सफ़र की बात थी। एक तस्वीर जो मेरी नज़रों से गुजरी, जिसको देखकर वाकई दिल भर आया। जब दिल्ली से फ़्लाइट में गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सिंगापुर से पहले जुबीन गर्ग की डेड बॉडी, पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया था और फिर दिल्ली खुद CM आए थे असम के और वो साथ गए थे उस बॉडी के। और जब गुवाहाटी एयरपोर्ट के रनवे पर ये प्लेन पहुंचा और उसके बाद जब वो ताबूत, वो कॉफिन प्लेन से बाहर आया, एयरपोर्ट स्टाफ खुद, क्या पुलिस वाले, क्या स्टाफ, वहाँ की तस्वीरें भी किसी को मतलब आंखें नम कर दे, ऐसी दीवानगी। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीर थी जब अभी गुवाहाटी में जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर पहुंचा था। इसीलिए शायद लिम्का बुक ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसी भीड़, ये चौथा मामला है। हालांकि अगर टीवी पे देखें लाइव राइट्स को दिखाते हुए तो ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे, माइकल जैक्सन से लेकर और जिन्हें देखा, लेकिन ख़ुद उस आखिरी सफ़र और उस अंतिम संस्कार का गवाह बने लोगों के हिसाब से अगर बात करें तो ये चौथा ऐसा मामला है जिसमें इतनी भीड़ उमड़ी। इससे जुबीन गर्ग की मकबूलियत और उनकी शोहरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि ये वही जुबीन गर्ग है, अभी हाल में बहुत सारे ऐसे इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ कर जाऊँगा तो 3 दिन तक आसाम बंद रहेगा, शोक की लहरें होंगी, राजकीय शोक होंगी। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे मुंबई में जब किसी की मौत होती है तो बस एक हेडलाइन, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन असम में ऐसा नहीं होगा। और सचमुच जो कुछ उन्होंने जीते जी बताया अपने बारे में, सारी चीज़ें वही हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे सिंगर की मौत के बाद उनकी मौत अब सवाल के घेरे में।
जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग या तैराकी के दौरान हुई या इसके पीछे साजिश, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब तो बात सवाल से बहुत आगे तक पहुंच गई है। उसकी वजह ये है कि अब ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अभी तक आपको याद होगा, लास्ट कहानी में मैंने आपको ये सुनाया था कि किस तरीके से जो इस सिंगापुर में हुए नॉर्थ ईस्ट कल्चरल शो के ऑर्गेनाइज़र और जुबीन गर्ग के मैनेजर, इन दोनों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि जुबीन गर्ग की मौत के पीछे की साजिश में इनका हाथ है। इनमें से जो ऑर्गेनाइज़र है उनका नाम है श्याम कानू महंता, ये ऑर्गेनाइज़र थे, और सिद्धार्थ शर्मा, ये जुबीन गर्ग के मैनेजर जो बरसों से उनके साथ, ये दोनों शक के घेरे में थे। और इन्हीं दोनों को लेकर एफआईआर की शुरुआत हुई थी और पहली एफआईआर मोरी गांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी जुबीन गर्ग की मौत के बाद कि ये मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद वहाँ से जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को इंडिया लाया जाता है। जब इंडिया लाया गया तो साथ में डेथ सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें भी यहाँ आई। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंगापुर की जो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी है उनका ये पेपर है जिसमें कहा गया था कि बॉडी को कैसे सौंप दिया गया। एक जो दूसरा पेपर है, ये उस पर कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है, ड्रॉनिंग, और वहाँ के हॉस्पिटल का नाम। एक और पेपर है और इस पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि जब जुबीन गर्ग सिंगापुर पहुँचे तो किस होटल में ठहरे हुए थे, उस होटल का नाम भी है। ये सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मौत की वजह सिंगापुर ने ये तो बता दिया कि भाई ड्रॉनिंग है, डूबने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं, सामने नहीं आई। लोगों ने आवाज़ उठाई तो असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा हम दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे। असम में फिर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ गुवाहाटी में। लेकिन इन दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सच्चाई क्या है ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई, दुनिया के सामने नहीं आई है। गुवाहाटी में भी जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है कि मौत की असली वजह क्या है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही चीज़, ड्रॉनिंग, डूबने से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल में कॉज ऑफ डेथ यानी मौत की वजह बताई गया, पर अभी तक वो सामने नहीं है। अब सवाल है कि मौत को लेकर सवाल क्यों? तो कुछ दिन पहले तक जब जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई तब खुद उनकी वाइफ जो थी गरिमा सैकिया गर्ग, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को उनके लास्ट राइट्स में शामिल होने से न रोकें और उनके ऊपर गुस्सा न हो, क्योंकि वो बरसों से साथ है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हुआ ये कि अचानक सैटरडे को जुबीन गर्ग की फैमिली ने खुद एक ईमेल किया सीआईडी को, क्योंकि असम के सीएम ने जुबीन गर्ग की मौत को सामने लाने के लिए तफ्तीश सीआईडी को सौंपने का फैसला किया। अब सीआईडी को ये मामला सौंप दिया गया। सीआईडी ने अलग अलग जो भी 60 के आसपास एफआईआर दर्ज हुए थे उनको क्लब किया और अब ये मामला सीआईडी की जांच के हवाले थी। इसी बीच में सैटरडे को गरिमा सैकिया गर्ग ने एक ईमेल किया सीआईडी को असम की और कहा कि वो और उनका परिवार चाहता है कि जुबीन गर्ग की मौत की पूरी इंक्वायरी हो और सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इस ईमेल पर 3 लोगों के साइन हैं, एक खुद गरिमा सैकिया गर्ग की, दूसरी उनकी बहन पालमे बोर ठाकुर की और तीसरी उनके अंकल मनोज कुमार बोर ठाकुर के। इन तीनों के सिग्नेचर हैं इस कंप्लेंट पे जो ईमेल आईडी की शक्ल में सीआईडी को भेजा गया। जैसे ही ये कंप्लेंट सीआईडी को मिली, फौरन सीआईडी ने एक सीआईडी के अंदर विद इन सीआईडी एक एसआईटी बना दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। 10 लोगों की ये टीम बनाई गई है और इस टीम को लीड कर रहे हैं स्पेशल डीजीपी एमपी गुप्ता। अब इस टीम का काम यह है कि जुबीन गर्ग के साथ 19 सितंबर को सिंगापुर में क्या कुछ हुआ वो सच्चाई सामने लाई जाए। जैसे ही ये टीम बनी, सबसे पहला काम ये किया गया कि अराउंड 10 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। लुकआउट नोटिस का मतलब ये होता है कि एक शख्स जो किसी देश में और हमें डाउट है कि वो वहाँ से भाग सकता है तो उसे भागने ना दिया जाए, उसे रोक के रखा जाए और अगर दिख जाए तो उसे पकड़कर हवाले कर दिया जाए। अब वो चाहे एयरपोर्ट के रास्ते भागे या बंदरगाह के रास्ते या फिर बाई रोड। तो ऐसी हर जगह पर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसका काम होता है कि उस लुकआउट नोटिस को देखे और ऐसे लोग अगर उसे दिखाई दें तो फ़ौरन एयरपोर्ट पर दिखे तो वहाँ रोक लें, अगर
बंदरगाह पर दिखता है, समुद्री रास्ते से आ रहा, वहाँ रोक लें। किसी रोड के रास्ते वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है एक देश से दूसरे देश, तो वहाँ रोक लें। तो इन 10 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। और सबसे अहम यह है कि ये 10 वो लोग हैं जिसमें ये ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें जो जुबीन गर्ग के मैनेजर हैं, और इसके अलावा वो लोग हैं जो उस दिन जब ये हादसा हुआ 19 सितंबर की दोपहर, तब उस जगह पर मौजूद थे जहां जुबीन गर्ग की डूबने से मौत हुई थी। असम के सीएम ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर तक की हम मोहलत दे रहे हैं। 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर तक ये तमाम लोग सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने हाजिर हो और अपना बयान दर्ज कराए। इनमें श्याम कानू मोहंता, जो कि ऑर्गेनाइज़र थे, जो 19, 20 और 21 सितंबर को प्रोग्राम हुआ था सिंगापुर में, म्यूज़िकल नॉर्थ ईस्ट कल्चरल प्रोग्राम, जिसके लिए ख़ास मेहमान के तौर पर जुबीन गर्ग वहाँ पहुँचे थे। तो उसके ऑर्गेनाइज़र हैं श्याम कानू, और दूसरे शरत बल्कि सिद्धार्थ शर्मा जो मैनेजर हैं। इसके अलावा 8 और लोग जो वहाँ मौजूद थे। इन सभी को कहा गया कि आप सीआईडी के सामने पेश हों। इनमें से कुछ पेश भी हो रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंता के बारे में खबर ये है कि ये लोग अब भी सिंगापुर में, और इन्हीं के लिए स्पेशली ये लुकआउट नोटिस सर्व किया गया है कि ये सिंगापुर से कहीं बाहर न निकल जाए, तो उन्हें वहाँ रोका जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, श्याम कानू जो ऑर्गेनाइजर थे, इनके घर पर कल यानी संडे को सीआईडी की इसी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने रेड मारा, छापे मारे, और इस छापे के दौरान वहाँ से बहुत सारे पैन कार्ड और बाकी चीज़ें मिली, और उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो मामला है ये कई ब्लैक मनी का या फिर मिसयूज़ ऑफ फंड का, उसका भी हो सकता है। अब श्याम कानू मोहंता जो ये ऑर्गेनाइज़र थे, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इनके एक भाई असम के डीजीपी रहे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस के सबसे बड़े अफसर, जिनका नाम भास्कर ज्योति महंता है। तो ये पहले डीजीपी थे, उसके बाद फ़िलहाल ये अब भी सर्विस में है, और ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है असम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। मुख्य सूचना अधिकारी असम सरकार के, बड़ा पोस्ट होता है। तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं श्याम कानू महंता, वो एक्स डीजीपी ऑफ असम और अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के भाई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके एक और भाई हैं, ये 3 भाई हैं। तीसरे भाई भी बेहद इम्पोर्टेंट पोस्ट पर असम में। जो तीसरे भाई हैं उनका नाम है नानी गोपाल महंता, और ये पहले सीएम हिमंता बिस्वा के एजुकेशन एडवाइज़र थे। मतलब पूरे असम में एजुकेशन को लेके क्या होगा उसको एडवाइस देने वाले सीएम को इन्हीं ऑर्गेनाइज़र जो है श्याम कानू के भाई हैं। तो नानी गोपाल महंता तब एजुकेशन एडवाइज़र हुआ करते थे, और इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर हैं। तो एक शख्स जो शक के घेरे में है, इस पूरे ऑर्गेनाइज़र जिसने किया था सिंगापुर में ये प्रोग्राम, 2 भाई, दोनों का दबदबा, एक्स डीजीपी ऑफ असम, दूसरे इस वक्त गुवाहाटी के वाइस चांसलर, इससे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आप कद पद और इनकी ताकत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जुबीन गर्ग की शोहरत के आगे ये सारे कद पद, शोहरत, जो भी चीज़ें थी, इनके दबदबा, ये कहीं कुछ नहीं है। ये असम सरकार ने भी देख लिया। लेकिन सवाल ये है कि असम सरकार ने 6 अक्टूबर तक की मोहलत क्यों दी, जबकि ये पता है कि ऐसे केसेस में हर गुजरता दिन सबूतों के साथ, बाकी चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अब या तो जुबीन गर्ग के प्रति जो लोगों की मोहब्बत है, जो दीवानगी है, उसको देखकर शायद असम सरकार दबाव में है और इसलिए किया, वरना तो फिर पूरा ये होना चाहिए। और दूसरा एक और भी चीज़ है, वो एकदम प्योर क्राइम का मामला है। जुबीन गर्ग की मौत हुई है सिंगापुर में। अगर जुबीन गर्ग की मौत एक साजिश है, मर्डर है, तो फिर हमारा जो कानून है यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही पता चलता है कि मर्डर है, तो जो भी इसमें अक्यूज्ड होंगे, आरोपी होंगे, कातिल होंगे, उनको फिर सिंगापुर की कोर्ट सज़ा देगी, उनको वहाँ पेश किया जाएगा। हमारी पुलिस को उनको हवाले करना पड़ेगा, डिपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इंक्वायरी भी कर लें, सेकेंड पोस्टमार्टम भी कर लें, सीआईडी भी बना लें, सब कुछ कर लें, हासिल क्या होना है? हासिल कुछ नहीं होना है, क्योंकि जहाँ क्राइम हुआ है असली हक उन्हीं का है सब कुछ करने का। तो
फिर ये सब क्यों? तो शायद लोगों के जज्बात को देखते हुए सरकार को झुक कर ये करना पड़ा है। जो फैमिली की कंप्लेंट के बाद सीआईडी ने एफआईआर दर्ज किया है जुबीन गर्ग की वाइफ गरिमा गर्ग के ईमेल के बाद, उसमें स्पेशली बहुत सारे सेक्शन हैं, 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी एक आपराधिक साजिश। आपराधिक साजिश कि जानबूझकर यहाँ से जुबीन गर्ग को सिंगापुर ले जाया गया एक कल्चरल फेस्टिवल के नाम पर, और फिर वहाँ उनकी मौत को एक हादसा दिखाया गया, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी गैर इरादतन हत्या। पता था कि ऐसा करने से आदमी मर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करने दिया। ये इसलिए सेक्शन लगा है क्योंकि जब स्कूबा डाइविंग या तैराकी की बात आ रही है, तब वो जो वीडियो सामने आया उससे पता चला कि उन्होंने कोई प्रोटेक्शन के लिए ड्रेस नहीं पहन रखा था, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो नहीं पहन रखा था। तो दूसरा है गैर इरादतन हत्या। पहला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दूसरा है गैर इरादतन हत्या, और तीसरा है लापरवाही से हुई मौत का नेग्लिजेंस। तो ये तीनों मामले जो है ये गैर ज़मानती हैं। तो एफआईआर में ये 3 मामले दर्ज हैं, और इसमें नामजद अभी तक हैं श्याम कानू महंता, इस पूरे सिंगापुर के ऑर्गेनाइज़र जो उन्होंने किया था, और दूसरे सिद्धार्थ शर्मा जो खुद मैनेजर रहे। तो अभी सारा मामला तो दर्ज हो चुका है, अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है। कुछ ऐसे सिंगर और कुछ ऐसे म्यूजिशियन थे जो वहाँ मौजूद थे। संडे को भी वो सीआईडी के सामने पहुंची और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए, और सीआईडी उनके बयान दर्ज कर दी। इसके अलावा सीआईडी ने ये कहा है कि ऐसे तमाम लोग जो 19 सितंबर को जब ये सब कुछ हुआ और वहाँ मौजूद थे, वो खुद आगे आए, और अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो जानकारी दें। तो ऐसे लोग भी अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। इस बीच में जो मेन 3 थी, क्लोज फ्रेंड कहें या सिंगापुर में मौजूद थे इसी कल्चरल फेस्टिवल के लिए, इनमें से एक एक्ट्रेस हैं निशिता गोस्वामी, इसके अलावा एक सिंगर हैं अमृत प्रभा महंत, और एक म्यूजिशियन है संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी। इन तीनों से सैटरडे और संडे लगातार 2 दिन सीआईडी पूछताछ कर चुकी है, और तीनों वहाँ पहुँचे थे। उसकी वजह है कि ये तीनों 19 सितंबर को सिंगापुर में मौजूद थे। तो बहुत कुछ ये बता सकते हैं कि उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या था, ऑर्गेनाइज़र का व्यवहार क्या था, मैनेजर का क्या रवैया था, जब स्विम करना नहीं चाहते थे या स्कूबा डाइविंग नहीं करना चाहते थे तो जबरन क्यों भेजा, बिना लाइफ जैकेट के कैसे पानी में उतार दिया, ये सारी चीज़ें। और जुबिन की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 52 ईयर्स। तो जब इस तरीके की सारी चीज़ें आई हैं तो अब इंक्वायरी होगी तो सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत मुमकिन है कि लोगों की भावनाओं और जज्बात को देखते हुए सरकार ये सब कर रही है, लेकिन मेरा डर ये है कि इसका हासिल लास्ट में क्या होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये प्रूफ या साबित हो गया कि जुबीन गर्ग की मौत नेचुरल नहीं थी, डूबने से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कुछ और साजिश थी, इसी साजिश के तहत उन्हें गुवाहाटी से सिंगापुर बुलाया गया और फिर उन्हें रास्ते से हटाया गया। तो जिस सरजमीन पर क्राइम होता है उसी सरजमीन पर सारी रिपोर्ट दर्ज होती है, वहीं की अदालत में उसका मुकदमा चलता है, तो सब कुछ फिर वहाँ होगा। हालांकि इस बीच फैमिली ने यह भी कहा है कि जो भी जुबीन की म्यूज़िक या बाकी काम है उसके कॉपीराइट्स को भी सरकार प्रोटेक्ट करे। तो सरकार ने भरोसा ये भी दिया है कि ठीक है, हम ये कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सेकंड पोस्टमार्टम हो चुका है और तमाम कोशिशें जारी हैं सेकंड पोस्टमार्टम की कुछ रिपोर्ट सामने आ जाए, लेकिन सेकंड पोस्टमार्टम की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी होती है। तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जा रहा है? जुबीन गर्ग के जो लाखों चाहने वाले हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं, उन तक ये रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं पहुंची? सरकार को पहुंचाने में या बताने में क्या गुरेज है, क्या परेशानी है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट सामने आनी चाहिए थी,
और मुझे लगता है कि सीआईडी की जांच होगी, थोड़ा वक्त बीतेगा, धीरे धीरे लोग, सरकार को लगता है कि अपने चहेते के प्रति उनका प्यार कम होता जाएगा, भूलते जाएंगे, क्योंकि वक्त बड़ा जालिम होता है और हर ज़ख्म पर जो मरहम है वो लगता है, फिर धीरे धीरे वो दर्द कम हो जाता है। तो शायद इसी चीज़ का भी इंतज़ार हो, वरना मुझे और कोई वजह नज़र नहीं आती कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने या सार्वजनिक करने में क्या प्रॉब्लम है। खैर, उधर सिंगापुर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मंगाने की कवायद और बातचीत हुई है, अभी तक उसका भी अपडेट नहीं है। तो इस पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे और इस खबर पर हमारी और हमारी टीम की पूरी नज़र रहेगी। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, कुछ नया डेवलपमेंट होगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पर आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। हमारी टीम में एक आदित्य तिवारी, आप मिले भी हैं, उसकी तस्वीरें भी देखी हैं, बहुत खूबसूरत वीडियो, बहुत होनहार। माँ बाप का इकलौता बेटा, तो मुंबई में रहते हैं पेरेंट्स, मम्मी और पापा। अब माँ का दिल तो माँ का दिल होता, उन्होंने कहा बेटा दिल्ली में, माँ बाप अकेले मुंबई में, तो मन लगता नहीं था। तो आखिर में ये हुआ कि फिर तय कि आदि अब मुंबई में ही नौकरी करेगा। तो बड़े भारी मन से हम लोगों ने उसे कल विदा कर दिया, कल मुंबई चला गया वो। तो ऑल द बेस्ट आदि, हम लोग मिस करेंगे तुम्हें, क्योंकि हमारी पार्टियाँ जो भी हम बाहर जाते थे क्राइम तक, तो वो हमारी जान हुआ करता है। लेकिन उसी की फेयरवेल एक पार्टी थी कल, एक क्लब है रिवर्स व्यू क्लब, वहाँ तो हमारी पूरी टीम थी, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि वहाँ पे भी हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं। उनमें से एक मोहित बुद्धिराजा, इनका बर्थडे भी था इत्तेफाक से, तो बल्कि परसों सैटरडे की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा मोहित मिलकर आपसे, एंड हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, यही दुआ है। साथ ही मोहित के सारे कुलीग संगीता तिवारी, जतिन कोहली और मोहन रावत, इन लोगों से मुलाकात हुई। तो संगीता, जतिन एंड मोहन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जिस तरह का प्यार दिया, एंड बस कहानियाँ आप लोग सुनते रहे, एंड थैंक यू वंस अगेन पूरी टीम की तरफ से। साथ ही आज शबीना, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शबीना। और ये अनीस साहब की वाइफ हैं प्रफुल्ल साटम जी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रफुल्ल जी। और ये सलील प्रफुल्ल साटम जी, उनके पिता हैं प्रफुल्ल साटम जी, एंड थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। इसके अलावा ऋषभ शुक्ला का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषभ, और ये भेजा है अभिषेक मिश्रा ने। साथ ही राहुल मलिक, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल, और ये भेजा अजय गौतम ने है। इसके अलावा फातिमा सकीना कुवैत यूनिवर्सिटी से, थैंक यू सो मच फातिमा जी, आपका मेल मिला और पढ़ा और बड़ी खुशी हुई, और आपके इस प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। कभी कुवैत की तरफ आना हुआ तो ज़रूर मुलाकात होगी, और अगर आप दिल्ली आए तो ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।